everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical bonding. This is topic number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th Chemical Bonding. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with most of the topics, and if you have missed those videos, you can click on the I button above and see those topics. Today we are going to continue with the remaining part of molecular orbital theory. So we have seen some part of the molecular orbital theory in the previous videos, but the remaining part we are going to deal with it today. So let's start with molecular orbital description of simple diatomic molecules. तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल साथ में आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं सिंपल वाले डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आज हम वो देखेंगे कि सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम्स हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम्स होते हैं, वो साथ में आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं. तो पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कॉम्बाइन करता है, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन वे में, और बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. पहला हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा, और वो ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ओवरलैप होगा. ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन एटम्स के ओवरलैप कैसे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ओवरलैप. उसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स दोनों के लीनियर ओवर कॉम्बिनेशन ओवरलैप में 1s ऑर्बिटल ऑफ पहला हाइड्रोजन एटम 1s ऑर्बिटल दूसरा हाइड्रोजन एटम ओवरलैप होकर बनाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब लीनियर कॉम्बिनेशन के वक्त दो 1s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं आपके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर. यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसलिए आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे. पहला है सिग्मा 1s दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नेक्स्ट है सिग्मा स्टार 1s दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अब हाइड्रोजन में पहला वाला जो एटम है हाइड्रोजन का, वो 1s का एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम अपना 1s का एक इलेक्ट्रॉन देगा. मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं विथ अपोजिट स्पिन, इसलिए ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड 1s के 1 इलेक्ट्रॉन दोनों भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते वक्त सिग्मा 1s में ही चले जाएंगे. ठीक है, और जो सिग्मा स्टार 1s है वो ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा. तो सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल वैकेंट होता है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है सिग्मा 1s2, क्योंकि दोनों भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है और वो भी 1s ऑर्बिटल में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, सिग्मा 1s2. अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उसको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखिए जो सिग्मा 1s है दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो बॉन्डिंग में है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में है 0 इलेक्ट्रॉन,
इसलिए हो जाएगा 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन इज 1। इसका मतलब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो पहला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 1 बॉन्ड से, दैट इज 1 कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसलिए पहला एटम दूसरे एटम से जुड़ते वक्त सिर्फ 1 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ है 74 pm, मतलब ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 74 पिकोमीटर। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है, 438 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एटम को दूसरे एटम से अलग करने के लिए या इस मॉलिक्यूल को दो एटम में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, 438 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब किलो जूल पर मोल ऑफ, सॉरी किलो जूल मोल ऑफ एनर्जी, नॉट पर मोल। अब एक बात याद रखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आप क्लियरली देख सकते हो। हाइड्रोजन एटम में अनपेयर्ड है, पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। तो जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, डाईमैग्नेटिक, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, कि दोनों भी 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर दो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही। बॉन्ड ऑर्डर है इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 प्रेजेंट होता है पहले बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ है 74 pm, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 438 किलो जूल मोल, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है डाईमैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिथियम मॉलिक्यूल की तरफ। तो लिथियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिथियम मॉलिक्यूल्स में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, ये लिथियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम एटम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। बट Li2 मॉलिक्यूल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहला Li विथ 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड Li विथ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा, तो टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लिथियम मॉलिक्यूल। तो आपको ये 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्योंकि लिथियम का एटम के 2 ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट लिथियम एटम सेकेंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड लिथियम एटम के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा। तो दोनों के 2 मीन्स 4 टोटल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है मतलब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो these are the 4 atomic orbitals which are formed from the lithium atomic orbitals। तो ये molecular orbitals हुए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। इसका मतलब है सिग्मा स्टार 2s2 एम्प्टी है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में ये वाला डायग्राम है ये गलत है, तो आपको यहाँ पे कुछ करेक्शंस करना है। ये डायग्राम में क्या करना है, ये लिथियम एटम है, ये 1s, ये 2s, ये 1s, और ये आपको वापस लिथियम एटम का 2s करना है। आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, दिस इज 1 2 3 4,
और 2s में जो लिथियम एटम है उसमें देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने 2 दिखाए हैं, तो आप इसे इधर करेक्शन कीजिएगा टेक्स्ट बुक में, तो आपको दिखेगा 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ पे भी 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s में आपने रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में रखना है एक इलेक्ट्रॉन। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 6। ठीक है, ये 2 4 और दोनों में एक दैट इज 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा 1s में जाएगा, दैट इज सिग्मा 1s2 हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा 1s2। फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, और ये बिल्कुल ही एम्प्टी रहेगा। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंडिंग बॉन्डिंग। तो देखते हैं अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं, क्योंकि ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा 2s है। टोटल इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा स्टार 1s में 2 है और सिग्मा स्टार 2s में 0, तो टोटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। इसलिए लिथियम मॉलिक्यूल में भी सिर्फ 1 कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो 2 लिथियम एटम के बीच में प्रेजेंट होता है, और लिथियम मॉलिक्यूल वेपर होता है। ठीक है, तो लिथियम मॉलिक्यूल हमेशा वेपर स्टेट में प्रेजेंट होता है, और जैसे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लिथियम मॉलिक्यूल में पेयर्ड है, इसलिए लिथियम भी डायमैग्नेटिक है नेचर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, सॉरी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 7। इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। फर्स्ट नाइट्रोजन एटम में 7, सेकेंड नाइट्रोजन एटम में 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi x2, pi y2 एंड सिग्मा 2pz2। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन्स, काउंट कर लीजिए 14 है कि नहीं। तो 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो ये है नाइट्रोजन एटम, ये पहला नाइट्रोजन एटम, ये सेकेंड नाइट्रोजन एटम। 1s का दिखाया नहीं, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं 1s ऑर्बिटल उन लोग का हम लोग दिखाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनने लगता है मॉलिक्यूल ऑर्बिट का, एग्जाम में भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब नाइट्रोजन में हम 2s की बात करेंगे डायरेक्ट। तो 1s में हमने कंसिडर कर लिया है कि 1s फील्ड है, 1s के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी फील्ड है। अब हम बात करेंगे सिर्फ 2s की। तो 2s में है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के लिए। और अभी देखो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2s के 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो सिग्मा 2px में 2, सिग्मा 2py में 2 एंड सॉरी पाई 2px में 2, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, px पाई बॉन्ड बनाता है, py भी पाई बॉन्ड बनाता है, तो 2py में 2, बट सिग्मा 2pz में 2। और इस तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स एम्प्टी है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखिए। पहले तो 1s में है, 1s यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, पर आपको याद रखना है कि 1s के भी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 और ये 2 4, फिर 5 6 7 8 9 10। तो टोटल बॉन्डिंग में आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? तो सिग्मा स्टार 1s में आपको याद रखना है, भले नहीं दिखाए यहाँ पे, याद रखना है वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इसके बाद 2 2 4 और यहाँ पे तो एम्प्टी है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, डिवाइड बाई 2 हो गया 3।
और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक है नेचर में, क्योंकि उसके भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड। नेक्स्ट है O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन एटम्स लगेंगे। ऑक्सीजन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर्स्ट एटम, 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेकेंड एटम। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई x2, पाई y2, सिग्मा z2, पाई स्टार x2, पाई स्टार y2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके O2 का। अब इसका देखिए 16 है कि नहीं, पहले आपको देखना है कि आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है कि नहीं। आपको इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट करने हैं कि 16 ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि नहीं। 2 + 2 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14। अब देखिए टेक्स्ट बुक में एक गलती है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चाहिए आपको 1, दैट इज पाई स्टार x1 हो जाएगा, पाई स्टार y भी 1 है। तो टेक्स्ट बुक का ये गलती आपको सुधारना और एग्जाम में भी याद रखना है। आप ऐसे टोटल कैलकुलेट करके देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है कि नहीं। तो टोटल 16 चाहिए थे, पर यहाँ पे थे 18, इसलिए यहाँ पे पाई स्टार x में 1 और पाई स्टार y में 1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो देखिए एज यूजुअल 1s को कंसिडर कर लिया कि फील्ड है। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, 2s में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। अब ये कैसे कॉम्बाइन होगा, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। अब 2p की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इस एटम में, 4 4 8 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो आपको टोटल ऐसे दिखाना होगा 2 4 5 6 और एक इसमें 7 और एक इसमें 8। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल अलग होते हैं बाकी मॉलिक्यूल से। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल बाकी मॉलिक्यूल से अलग है, इसलिए ऑक्सीजन में आप देखिएगा ये डिफरेंस याद रखना है। नाइट्रोजन में पाई 2x और पाई 2y की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। पाई 2x और पाई 2y की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है, पर इसी का अपोजिट है ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन और जो आपका फ्लोरीन है उसका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है, ये याद रखना है। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना भूलिए नहीं। 1s में 2, 2s में 2, 4 5 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग में हुए 10 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो 1 सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर ये 2 4 और 5 6, तो टोटल हुए 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। इसलिए O2 मॉलिक्यूल में 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो O2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है आपका 2। अब बात करेंगे O2 मॉलिक्यूल की, तो है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो तो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है F2 मॉलिक्यूल। तो F2 मॉलिक्यूल के लिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। अब 2 फ्लोरीन एटम साथ में आके फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स 18 हो जाएंगे, 9 + 9 18। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई x2, पाई y2, सिग्मा z2, पाई x स्टार x2, पाई स्टार y2। और ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, तो आपके 1s को कंसिडर कर लिया कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2s में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 आप भरिएगा सिग्मा 2s में, नेक्स्ट भरिएगा सिग्मा स्टार 2s में, करेक्ट। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की। तो फर्स्ट फ्लोरीन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड फ्लोरीन एटम में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10। तो पहले आप भरिएगा सिग्मा 2pz में, जिसके ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ऑक्सीजन जैसा ही है, दैट इज सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम है। तो हो गया सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 4, फिर 2 5 6,
फिर 2 7 8 और 2 9 10। तो F2 मॉलिक्यूल में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये हो गया आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर डायग्राम बना सकते हैं F2 मॉलिक्यूल के लिए। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1s का याद रखना है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 4, फिर 5 6 7 8 9 10। तो है बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में है 2 2 4 5 6। तो टोटल 6 और 1s के 2 दैट इज 7 8 इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2 1। मतलब F2 मॉलिक्यूल में भी सिर्फ एक कोवैलेंट बॉन्ड है और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए F2 मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक। तो ये डायग्राम निकालते वक्त सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको। तो पहले एटम का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट एटम का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। देखिए हिंट्स हैं जो बता रही हूँ डायग्राम याद रखने का। तो पहले एटम का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, फिर सेकेंड एटम का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। नेक्स्ट स्टेप सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है 2s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग एक लेवल में बनेगा और बाकी फिर इधर नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाइएगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल की एनर्जी से कम होना चाहिए। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल है एनर्जी की, उससे कम है बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल का एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग का उससे ज़्यादा है। बस ये याद रखना है ये डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त। यहाँ पे भी देख सकते हो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है। नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है? पहला है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं आपका मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में, करेक्ट। तो ये एटम है और ये दूसरा एटम है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों साथ में आके मॉलिक्यूल बनाने वाले। अब जो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। मतलब जब यहाँ पे एक ये बन जाएगा तो ऑर्बिटल और इसके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहोगे आप? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन क्या है? ये द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या हमें बताता है? तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली हमें बताता है कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसके ऑर्बिटल्स के अराउंड, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम है वो कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड, और शेप भी बताता है। तो जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 28 मिनट। तो ये बताता है कि H2O मॉलिक्यूल में वो सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या है? बेंड। तो शेप पता चल गया और अरेंजमेंट ने बता दिया कि ये है वी शेप्ड मॉलिक्यूल। जैसे NH3 है 107। तो ये बता देता है कि मॉलिक्यूल है आपका NH3 कैसे? सेंट्रल नाइट्रोजन और सारे हाइड्रोजन्स 1 2 3 इस तरह से प्रेजेंट है। तो जो बॉन्ड एंगल है हमें मॉलिक्यूल के शेप और एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड सेंट्रल एटम का आइडिया देता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ वन टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट इस बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये है आपका बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन। अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल बॉन्ड्स है, उसको ब्रेक करने के लिए, जब सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल बॉन्ड होंगे, उन्हें ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो भी ये मॉलिक्यूल जब गैसियस स्टेट में हो तो उसे कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे अभी हमने देखा F2 H2 Li2
O2, ये सब मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन एनर्जी उनकी बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी होती है। ठीक है, तो जितना डिसोसिएशन एनर्जी होता है उतना ही बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी होगा। अब बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी हमें बताता है कि उस बॉन्ड के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, मतलब वो बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बन रहा है उसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा बॉन्ड तो उसको हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड है। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जो हम एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन बॉन्ड इन N2 इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन बॉन्ड इन O2। तो N2 का बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी ज़्यादा है O2 मॉलिक्यूल से, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि N2 के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है O2 के बॉन्ड से। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, यही मैंने बताया था। बट याद रखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिस मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एंथैल्पी सेम कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम है। बट जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा एटम्स हैं उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी का वैल्यू और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होंगी। अब बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअली उस केस में एवरेज होता है सम ऑफ सक्सेसिव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं, वो सारे बॉन्ड के जो डिसोसिएशन एनर्जीज होंगे उनका एवरेज होगा बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो सपोज NH3 मॉलिक्यूल का बात कर रहे हो तो तीन हाइड्रोजन एटम एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो तीनों जो NH बॉन्ड है तीनों का NH बॉन्ड का स्ट्रेंथ का आप एवरेज लोगे तो होगा बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है, तो दो एटम्स है, वो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस थ्रू जॉइंट होते हैं, वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो जो एटम्स हैं इस एटम का न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहोगे आप बॉन्ड लेंथ। तो पहले एटम से सेकंड एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ के लिए हर एक एटम जवाबदार है। दोनों जो एटम्स जो बॉन्ड मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो दोनों एटम्स ही जवाबदार होंगे उस बॉन्ड लेंथ के लिए, क्योंकि वो दोनों की न्यूक्लियस का डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड होता है? तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड होता है साइज ऑफ एटम, जो दो एटम्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनके साइज पे, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, करेक्ट। और जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, मतलब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। याद रखिए साइज एटम का बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि जितना एटम का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस उतना ही दूर जाएगा और बॉन्ड लेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस ही बॉन्ड लेंथ है। बट जितना मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड 1 से 2 बॉन्ड्स हो गए, तो फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ रहा है तो अब बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसका मतलब जो साइज इंक्रीज होती है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, साइज ये मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। तो उसके हिसाब से आपका सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लेंथ में होता है, फिर डबल कम, और ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ही कम होता है लेंथ में। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ नापा जाता है पिकोमीटर में, दैट इज PM। और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है क्योंकि उसके दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम है। जितना कम डिस्टेंस रहेगा दो एटम के बीच में, जितना कम बॉन्ड लेंथ रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एटम होगा, दैट इज मॉलिक्यूल होगा, नॉट एटम। उतना स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जितना टाइटली वो दोनों एटम एक दूसरे को पकड़ेंगे उतना कम उनका बॉन्ड लेंथ होगा और फिर वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हुआ बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो, और देख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है जो आपके डबल बॉन्ड से लेंथ है, और डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम है। और इस तरह से जैसे ही मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ
कम होता है और स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं मॉलिक्यूल में। जैसे N2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर था 3, मतलब 3 बॉन्ड बन रहे थे दो नाइट्रोजन एटम के बीच में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 1 था, मतलब दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा था। तो बॉन्ड ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दोस टू एटम्स। जैसे H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 में H2 में 1 बॉन्ड ऑर्डर है, O2 में 2 बॉन्ड ऑर्डर है और N2 में 3 बॉन्ड ऑर्डर है। अब नेक्स्ट थिंग याद रखना है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल, CO एंड NO प्लस मॉलिक्यूल, ये तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए तीनों का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है। और वैसे ही F2, O2, 2 माइनस, ये दोनों में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉन्ड ऑर्डर ही बताता है मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होता है, बट बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगा, बट बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने के लिए कम डिस्टेंस चाहिए दो एटम्स के बीच में, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। And if you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. Like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने